आप जानते थे कि नॉर्थ कोरिया जो हर 12 से 18 महीनों में मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉर्स की धमकियां देते रहता है, वो असल में कोई धमकियां शमकियां नहीं होती, बल्कि वो तो उनके पैसे कमाने का एक जरिया है। बिल्कुल, इन धमकियों के बदौलत आज तक नॉर्थ कोरिया अच्छे खासे रोकड़े छाप के बैठा है। लाइक लिटरली 1995 से लेकर 2008 तक नॉर्थ कोरिया ने इन धमकियों की मदद से $1 बिलियन से भी ज्यादा रुपए कमाए हैं। लेकिन आखिर कैसे? और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया दुनिया भर में साइबर क्राइम्स का भी उतना ही डर फैला रहा है और उससे भी वो उतने ही पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल 2016 के बांग्लादेश बैंक साइबर हाइस्ट की बात करो तो नॉर्थ कोरिया ने वहां से $81 मिलियन लूटे थे और फिर 2017 के क्रिप्टो करेंसी अटैक्स में 52 करोड़ लूट लिए। और इनका ये लूटपाट का सिलसिला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता, इनके ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं। और अगर आप जानना चाहते हो इन सब का जरिया क्या है, तो जवाब है रूम नंबर 39। ये रूम योंगयांग के वर्कर्स पार्टी बिल्डिंग में बसी हुई है, जहाँ से किम जोंग उन सारे गलत धंधे जैसे कि साइबर अटैक्स, ड्रग सप्लाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऐसे काफी सारे धंधे चलाता है और हर साल $2 बिलियन से भी ज्यादा कमाता है। बट अगर हम इन सब को छोड़ भी दें और आपकी बात करें, तो क्या आपको ये पता था कि आपने भी कुछ ऐसी चीजें खरीद रखी है जिसका इनकम सीधा किम जोंग उन के पिगी बैंक में गया है? और अब ये कब और कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक वीडियो टाइटल्ड हाउ द हेल नॉर्थ कोरिया मेक्स मनी। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर न्यूक्लियर वॉर्स की धमकियां कम और पैसे कमाने का जरिया ज्यादा कैसे हुई। आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि हर 12 से 18 महीनों में किम जोंग उन को कोई दिमागी दौरा पड़ जाता है और वो मस्त अपने काले सूट पहनकर आ जाता है मीडिया में, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने मिसाइल्स और वेपन को टेस्ट करेगा और फिर न्यूक्लियर वॉर से पूरे दुनिया को खत्म करने की धमकियां देगा। और जैसे ही धमकियों के स्टेटमेंट्स पास होते हैं, वैसे ही सारे न्यूज चैनल की हालत कुछ ऐसी नजर आती है। US officials have confirmed that overnight North Korea launched an intercontinental ballistic missile ICBM capable of reaching Alaska. Kim Jong-un called it a gift to the Trump administration. This is the end goal, or at least towards the end goal for North Korea. अब सवाल तो ये है कि क्या ये न्यूज एंकर्स टीआरपी के लिए पैनिक का ड्रामा कर रहे हैं या फिर डरने की सचमुच की कोई जरूरत है? काइंड ऑफ यस, डरने की जरूरत तो है, क्योंकि किम जो बॉम्ब ब्लास्ट की धमकियां देते रहता है वो कोई आम बॉम्ब्स नहीं है बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। और ये बॉम्ब्स गलती से भी कहीं पे गिर गए तो लाखों की जाने जा सकती है। और इसी वजह से किम के एक छोटे से स्टेटमेंट से भी दुनिया भर में डर का माहौल बन जाता है। और हर 12 से 18 महीने में ये करने के पीछे की जो मेन वजह है वो ये है कि एक्चुअली में इतने समय में नॉर्थ कोरिया के पैसे खत्म हो जाते हैं, या लोग भूखे सोने लगते हैं, या फिर किम के ऐशो आराम के लिए पैसों की कमी होने लगती है। और तब ऐसे मौके पे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी जिद को मनवाने के लिए माँ बाप को स्कूल न जाने की या होमवर्क ना करने की धमकियाँ देता है, बिल्कुल वैसे ही किम मिसाइल्स और जंग की धमकियाँ देने लगता है। 핵 단추가 내 사무실 책상 위에, जिसके चलते लोग डर जाते हैं और फिर नॉर्थ कोरिया की धमकियां रोकने और उन्हें शांत करने के लिए यूएस, जो वर्ल्ड पीस को ब्रेक नहीं होने देना चाहता, नॉर्थ कोरिया को कुछ पैसे और फूड एड भेजता है। और अब वो एग्जैक्टली कितने पैसों से नॉर्थ कोरिया की मदद करता है ये तो टॉप सीक्रेट है, बट कुछ आंकड़ों के अनुसार 1995 से लेकर 2008 तक यूएस ने नॉर्थ कोरिया को $1 बिलियन से भी ज्यादा की हेल्प की है। और उस समय के हिसाब से ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। बट उसके बाद से किम की ये शरारत ज्यादा दिनों तक नहीं चली और कुछ ऐसे सैंक्शंस लग गए नॉर्थ कोरिया पे कि फिर उसके बाद से यूएस ने नॉर्थ कोरिया की कितनी हेल्प की है उसका ऑफिशियली कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। बट अब सवाल ये आता है कि किम क्या सिर्फ धमकियां देके ही पूरे देश को चला रहा है? जी नहीं, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि नॉर्थ कोरिया के पास और भी कई दूसरे इलीगल मेजर्स है पैसे कमाने के, जिसमें से एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है साइबर क्राइम। और ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता अगर किम के पास दी लजारस ग्रुप नहीं होता, जिस ग्रुप का नाम वर्ल्ड के बेस्ट हैकिंग ग्रुप्स में से आता है। और ये ग्रुप कितने लोगों का है वो तो दुनिया से अब तक छुपा के रखा गया है, बट यस, दुनिया को ये जरूर पता चल गया है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइबर क्रिमिनल्स, या कहो तो साइबर रॉबर्स।
जिसका सबूत है उनके द्वारा किया गया बांग्लादेश बैंक साइबर हाइस्ट, जहां उनका गोल तो था $1 बिलियन लूटने का, बट एट द एंड $81 मिलियन ही लूट सके। अब वो बाकी के पैसे क्यों ना लूट सके, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि चोरी की शुरुआत कहां, कब और कैसे हुई। सो फ्रेंड्स, चोरी की शुरुआत होती है चोरी होने से 1 साल पहले 2015 में, जब लजारस ग्रुप ने फिलीपींस के कैपिटल मनीला के रिजाल कमर्शियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन RCBC बैंक में 5 अकाउंट्स खुलवाए और फिर उन्होंने श्रीलंका में कोई छोटा सा NGO फाउंडेशन चालू कर दिया ताकि 1 साल बाद की चोरी में ये सब काम आ सके और किसी को कोई भनक ना हो। अब चोरी करने की डेट सिलेक्शन के टाइम पे उन्होंने ये नोटिस किया था कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होने की वजह से वहाँ बैंक्स में 2016 के फरवरी 4 और 5 को छुट्टी थी, जो कि फ्राइडे और सैटरडे था, और 6 और 7 यानी कि सैटरडे और संडे को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक FRB में छुट्टी थी। पर अब सवाल ये आता है कि 2016 में तो चोरी हुई थी, वो तो बांग्लादेश बैंक में हुई थी, तो फिर यहाँ पर FRB का क्या रोल है? हमने FRB की बात इसीलिए की है क्योंकि चोरी भले ही बांग्लादेश बैंक में से हुई हो, पर ओरिजिनली पैसे FRB से चोरी किए गए थे, जहाँ बांग्लादेश बैंक अपने कुछ पैसे सेव करके रखती है इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए। चोरी का प्लान सेट था, लोगों के अकाउंट्स हैक्ड थे, बैंक का सर्वर हैक था और फिर आया चोरी का दिन। हैकर्स के ग्रुप ने 3 तारीख की शाम को बैंक के हैक सर्वर से FRB में $951 मिलियन के 35 ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे। पर लजारस इस बात से अनजान था कि बांग्लादेश बैंक और FRB के बीच ट्रांजैक्शंस के टाइम पे कोड शेयर किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, और उसी कारण हैकर्स ने जो 35 ऑर्डर्स प्लेस किए थे ना, उसमें से 30 सीधा नल हो गए, यानी कि वॉइड हो गए, यानी कि ब्लॉक हो गए। पर अभी भी हैकर्स के पास 5 अकाउंट्स थे, पर आगे चल के उसमें से भी एक अकाउंट ब्लॉक हो गया क्योंकि उन्होंने अपने ही NGO फाउंडेशन का स्पेलिंग लिखते वक्त फाउंडेशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखकर फाउंडेशन लिख दिया। एंड एट द एंड ऑफ द चोरी उनके पास बस सिर्फ $81 मिलियन ही आ पाए। बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें भी किम चाचा के लजारस ग्रुप के जैसी गलती नहीं करनी चाहिए और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के दौरान स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना चाहिए। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस $81 मिलियन को फिर कसिनोज और ऐसे सब जगहों में घुमाया सो दैट उन पैसों के कोई भी ट्रेसेस ट्रैक ना हो पाए, एंड फिर दुनिया भर में पैसे घुमा फिरा के उन्हीं पैसों को रूम नंबर 39 में भेज दिया गया और इस तरीके से इस पूरे चोरी को अंजाम दिया गया। पर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ये इनकी इकलौती ऐसी चोरी नहीं थी। उन्होंने 2017 में क्रिप्टो करेंसी की चोरी करके $1.3 बिलियन कमाए थे। 2019 के वर्ल्ड वाइड 5 साइबर थेफ्ट से $49 मिलियन लूटे थे और साथ ही में 2020 के एस्ट्राजेनेका हॉस्पिटल की चोरी भी की, जिसमें से कोविड-19 के डेटास को रूम नंबर 39 में भेज दिया गया था। अब ये जानते हैं कि आखिर ये रूम नंबर 39 किस खेत की मूली है। I mean, कौन से बिल्डिंग का रूम है ये? ये रूम बसी है नॉर्थ कोरिया में स्थित योंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, के वर्कर्स पार्टी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे ये बिल्डिंग 24/7 आर्म गार्ड से प्रोटेक्टेड होती है और जिसके अंदर कौन से रूम में क्या चल रहा है ये सब दुनिया से छुपा कर रखा गया है, सिवाय इसके कि रूम नंबर 35 इंटेलिजेंस ऑफिस है, रूम नंबर 38 लीगल एंड फाइनेंशियल ऑफिस है और रूम नंबर 39 इलीगल कामों से नॉर्थ कोरिया के लिए पैसे को जनरेट करता है। बट साथ ही में ये वही रूम भी है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के फंडिंग का सोर्स है। यही वो रूम भी है जिसके अंदर सारे देशों के नकली नोटें छपती है और मेजरली यहाँ पर US की नकली नोटें छापी जाती है। इसके अलावा इस रूम में साइबर क्राइम्स भी होते हैं जिसके बारे में हमने बात की, बट उसके अलावा यहाँ पर वेपन्स और ड्रग्स की भी सप्लाई होती है। किम दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और पावरफुल डिक्टेटर्स को वेपन्स और दुनिया भर में मीथाइल एम्फेटामिन ड्रग की डील करता है और इसकी मेजर डीलिंग चाइना में की जा रही है। और याद है मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सब कुछ ऐसा खरीदते हैं जिसके पैसे सीधा किम जोंग उन के पिगी बैंक में जाते हैं। तो उसके पीछे की सच्चाई ये है कि रूम नंबर 36 में कपड़े, फोन्स और कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं जिसके पीछे सीधा मेड इन चाइना का टैग डाल दिया जाता है और फिर उन प्रोडक्ट्स को चाइना के नाम पर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है कि आपने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो नॉर्थ कोरिया के बने हुए प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे। और फ्रेंड्स, इस रूम नंबर 39 की बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, इस रूम के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। अब बात कुछ ऐसी है कि नॉर्थ कोरियंस ने किम और उसके फैमिली के इतने सारे स्टैचूज बना दिए हैं कि वो लोग अब उस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। किम चाचा ने सोचा कि क्यों ना इन लोगों के टैलेंट से भी पैसा कमाया जाए और यही वजह है कि उन्हें बाहरी देशों में बिल्डिंग्स और स्टैचूज बनाने भेज दिया जाता है। इन लोगों की मेजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रैक्टिसेस रशिया, पोलैंड, कतर, अफ्रीका एंड चाइना में होती है। अब
मे भी आपको ये लगेगा कि ये तो अच्छी बात है ना, एटलीस्ट वो नॉर्थ कोरिया से बाहर आके अपनी जिंदगी तो जी पा रहे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इन वर्कर्स के साथ जाते हैं नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स, जो इन वर्कर्स को एक छोटी सी बिल्डिंग में रखते हैं, जहां चारों ओर खौफ बनाए रखने के लिए सिर्फ किम के ही पोस्टर्स पोस्टेड होते हैं। और इतना ही नहीं, वो ऑफिसर्स इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वर्कर्स 24 में से 20 आवर्स तो नॉन स्टॉप काम ही करते रहें, और सोने के साथ खाना और बेसिक फैसिलिटीज भी उतनी ही दी जाए जितनी जरूरत है। पर ऐसा सिर्फ मर्दों के साथ ही नहीं होता, बल्कि औरतों के साथ भी होता है। किम ने पैसों की लालच में अपने देश की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है। चंद पैसों के लिए उसने 18 से 23 साल वाली खूबसूरत लड़कियों को चाइना के रेस्टोरेंट्स में भेज दिया, जहां उन लड़कियों को नाचने गाने और ड्रिंक सर्व करने के अलावा अपनी इज्जत को दाव पे लगाकर अपने क्लाइंट्स को रात भर खुश भी रखना पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये है कि किम स्टैच्यू बनाने वाले मर्द और अपनी इज्जत को दाव पे लगाने वाली लड़कियों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता। जी हाँ, ये सारे पैसे डायरेक्टली किम के अकाउंट में ही जाते हैं, और इन्हीं काले धंधों से नॉर्थ कोरिया हर साल 14.8 करोड़ से भी ज्यादा कमाता है। और अब इन सब के अलावा अगर नॉर्थ कोरिया कोई ढंग का लीगल काम कर रहा है तो वो एक भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो मिनरल रिसोर्सेज का सऊदी अरेबिया है, जिन्हें बेचकर वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है, वहाँ भी नॉर्थ कोरिया ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल शिपमेंट्स ही करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कि कैसे नॉर्थ कोरिया पैसे कमाता है। आपको नहीं लगता कि पूरे दुनिया को मिलकर एकजुट होकर इस रोग देश के काले धंधों पर हमेशा के लिए बैन लगाना चाहिए, और सबसे पहले तो किम की गर्दन पकड़नी चाहिए। चाइना में इंपोर्ट हो रहे ड्रग्स और वहाँ हो रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में यूएस को तो सवाल पूछना चाहिए। एनीवे फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर